मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। आप लोगों को सबको जुम्मा मुबारक भी, और जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद भी कहते हैं। मैं तो अपना गर्मा गर्म चाय का कप लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। बहुत सारी आज भी हमने बातें करनी है, बहुत सारे इशूज़ पर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, लेकिन आज आपको पता है जुम्मे का दिन है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं? वो बद अखलाक और मुतकब्बिर है, यानी वो लोग अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है जिनका अखलाक अच्छा ना हो और जो गरूर करते हो। तो इसलिए जनाब हम सबको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों अमाल से जितनी हो सके उतनी बचे, अपने अखलाक बेहतर करें, दूसरों के साथ जो हमारे रवैये हैं उसको हम लोग पॉजिटिव लेकर चले और गरूर ना करें। ये सबसे बड़ी जो गलती है जो हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ें करने से इज्तनाब करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सके। तो जनाब आज का पैगाम हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। और आज जिस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत यहाँ मसला है, और वो मसला ब्लड प्रेशर का है, जिसे मेडिकल साइंस में खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अलामात जल्दी जाहिर नहीं होती और इंसानी दिल के धड़कने के अमल से खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और उसे मतलूबा तवानाई, ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन भी मुहैया कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के उमूर खुश असलूबी से सरअंजाम देते हैं। ये खून जिस्म में मौजूद नालियों पर एक ख़ास किस्म का प्रेशर डालता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उस ब्लड प्रेशर के ऊपर या फिर नीचे होने से किसी की भी सेहत की संगीन सूरत हाल का जो इम्कानात हैं उसके बढ़ने के वो जाहिर होते हैं, और जिनमें फॉलेज हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेल और गुर्दे की बीमारी भी शामिल है। और एक सर्वे के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 52% पाकिस्तानी आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और 42% लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में क्यों मुब्तला है, इसकी कॉज क्या है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना कितना खतरनाक हो सकता है हमारी सेहत के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक है, हेल्थ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शाहिद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? सर, जैसे हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसे मेडिकल टर्म में खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि हम इसका शिकार क्यों होते हैं, क्या वजह है इसकी? मैं इस तरह एक जगह पढ़ रहा था कि इस ईरा के अंदर डिजीजेस आर रिप्लेस्ड बाय टेंशन। जी, वो जो टेंशन है ना उसने हमारी बीमारियों को तो शायद खत्म कर दी है, उससे हमारा लाइफस्टाइल गलत हो गया। जो लाइफस्टाइल हेल्दी है ना वो आपको 50% बीमारियों से बचा लेता है। एग्जैक्टली। हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक चेंज हो गया इतने गलत स्टाइल के अंदर। जब हमारा बचपन था तो कभी इतना मीट इनटेक नहीं था, ऑर्गन्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था, थोड़ा सा गोश्त लोग पकाते थे, पूरी फैमिली खाती थी। हाँ जी। अब यहाँ की लोगों की प्रायोरिटी अनहेल्दी इनटेक इतना ज्यादा हो गया है कि वो ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, जो बॉडी है ना हमारी बॉडी एक बैलेंस के अंदर काम करती है। ठीक है। उसको कुदरत की तरफ से एक बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ता है। उसको हम मेडिकल जुबान के अंदर होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। कि तमाम जो फोर्सेस है ना अंदर, प्रेशर हो, फोर्स हो, टेम्परेचर हो, ये सब को एक बैलेंस में रखना है। ठीक है। और उस बैलेंस को रखने के लिए आपका ग्लोब का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। हायर सेंटर्स यही अगर अनसेटिस्फाइड है तो मेन रीजन तो ये आ गई। ठीक है। दूसरा स्टाइल आ गया आपका न्यूट्रिशनल स्टाइल। तीसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप अनड्यू चीजों को अपने ऊपर तारी करते जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। सपोज आप जा रहे हैं किसी जगह के ऊपर, तो ये प्रायोरिटी ये हो सकती है कि ड्राइवर गाड़ी लेके आकर तो मैंने जाना है। मैं बाय चॉइस, मेरा 20 मिनट का रास्ता हो ना, 20 मिनट का मतलब होता है 2 किलोमीटर, मैं पैदल चलता हूँ। पैदल चलना चाहिए। ठीक है। जब पैदल चलेंगे सड़कों पर कंजेशन कम हो जाएगी, आप अपने ट्रैफिक के बंदे को कुलीग समझेंगे। जब आप उसे कुलीग स्टेटस दे देंगे ना तो आपका टेंशन ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाएगा। एक तो है ऑर्गेनिक रीजन। ठीक है। कि अंदर ब्लड के अंदर अगर एक ऐसी केमिस्ट्री चेंज हो गई है, आपको रीनल डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, या आपको डायबिटीज है,
तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एग्जैक्टली। उससे तो नहीं बच सकते आप, उसको बचाने के लिए भी आपको स्टाइल चेंज करना, दवाइयां लेनी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो फिर आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फिर जो बाकी आप स्ट्रेस वगैरह लेते हैं उसको वो रिड्यूस करना है, ये इंसान के अपने ऊपर है। एग्जैक्टली, ये इंसान के अपने हाथ में है कि और कितना मैं बढ़ा आपको सकते हैं, सीधा कितना कम कर बताऊं सकते हैं। कि नो डाउट ये बड़ा सख्त दौर गुजर रहा है, लोग परेशान भी हैं, तो ड्यू होना भी चाहिए, मगर फिर भी हमारे लिए नीड और ग्रीड, जरूरत और लालच, उसके अंदर एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि इसके आगे मेरी नीड खत्म हो जाएगी, आगे मेरी ग्रीड है, उसको छोड़ दीजिए, आप ठीक। दूसरा सर हमें बता दें इसकी अलामात क्या है हाई ब्लड प्रेशर की, कि किस तरह हमें पता चल सकता है? देखिए आपका टेम्परल हेडेक, ये इतना सीवियर, ये जिस तरह कलपटी आपका सर फट रहा है, जी जी, आपका आंखों के पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आपका बढ़ गया आपके आंख के पीछे, उससे आपको एक थ्रॉबिंग पेन होती है, जिस तरह कोई छुरियां मार रहा है जिस्म आपके अंदर, और आपको फील हो जाता है आपको हेडेक और आपका डिसएसोसिएशन एनवायरनमेंट के साथ। ये दो अलामत है, आपकी पल्स तेज हो जाएगी, ठीक है, आप रिएक्टिव ज्यादा हो जाएंगे, आप बैलेंस नहीं रहेंगे। ये है तो ये तो लैंग्वेज है ना जिसको आप डेसिफर कर रहे हैं। एक वो ब्लड प्रेशर है जिसको पता ही नहीं चलता, जिसको खामोश कातिल कहता है। जी, उसे हम कहते हैं कि ये खतरनाक हद तक चला गया। ठीक मैंने ऐसे मरीज देखे अपनी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 210 है, नीचे वाला 110 के ऊपर जा रहा है, और वो बंदा ठीक बैठा हुआ है, मतलब उन्हें कोई अलामत ही नहीं आ रही, कोई अलामत नहीं। ठीक है। अब उनका क्या होता है कि उनके दम एकदम ना सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है उनका, क्योंकि वो नस फटती है तो वो आपको पैरालिसिस हो गया। ओके। आपकी आंख के अंदर आपको देखा होगा ब्लड प्रेशर वाले बंदे की आंख बाल का सुर्ख हुई होती है, ये भी हैमरेज होता है। ठीक है। आंख के पीछे कोई छोटी नाली फटती है, खून आपके बाहर आ जाता है, या आपको फिर आपका सॉफ्ट वेसल्स इधर है नाक के ऊपर, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपके नाक का लिटिल एरिया एक होता है, कोई आर्टरी फटी, ठीक और है, नक्सीर शुरू हो गई। ठीक है। ये हो जाना भी नेमत है उस बंदे के लिए कि आपका ब्लड जो रप्चर हुआ है वो बाहर निकल गया। ठीक है। जो ऊपर दिमाग के अंदर रप्चर हुआ है, अगर उसने आपके वाइटल सेंटर्स को जाके ब्लॉक कर दिया तो फिर फालज है। तो ब्लड, मैं डराना नहीं चाह रहा, मसला ये लेकिन है कि हम ब्लड आगाही प्रेशर, करनी है कि लोगों को पता चले इस हवाले ब्लड से। प्रेशर को यू कैन मैनेज। ठीक है। आप इसे इरेडिकेट तो शायद नहीं कर सकते, मैनेज आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली। अपने आप को टेम करके, अपनी सोच को टेम करके। ठीक है, लेकिन दूसरा मुझे बताइए किस उम्र से ये जो बीमारी है या ब्लड प्रेशर कहा जाए हाई ब्लड प्रेशर, वो होना शुरू हो जाती है अमूमन? दुनिया की अब तो डेफिनेशन बदल गई, ठीक है। हर बीमारी हर एज के लिए वल्नरेबल है। ओके। पहले हम कहते थे कि बीमारी ये कुछ बूढ़ों बंदों की है, मैं सीनियर सिटीजन तो मुझे हो सकती है, आपको नहीं होगी, मगर अब एमआई के मरीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक के मरीज, यंग बच्चे भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कोई बीमारी, कोई सेक्स, कोई ग्रीड, किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं करें। और जैसे अभी आप कहे थे कि चीनी और नमक का इस्तेमाल जो है इसको कम कर दें, क्या बिल्कुल ही इस्तेमाल कम कर दें या थोड़ा बहुत खा सकते हैं? आप लेमतों को बंद नहीं कर सकते, ठीक है, आप रिस्ट्रिक्टेड इंटेक लीजिए। अच्छा, देखे ना, आप एक बंदा जिसको हम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि भाई आपके लिए 60 बंद है, आपने नहीं लेना। अब दूसरा है, उसको हम कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत ले लो, जितना एवरेज है। जो एक्सेस है ना किसी भी चीज की, वो बुरी है, उससे बचना है। और दीन की तालीम भी यही है और मेडिकल की तालीम भी यही है कि बैलेंस कहीं सेंटर में होता है। ठीक है। एक्सट्रीम्स के ऊपर टोटल गलत है, एक्सट्रीम से बचना। बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और ये तमाम तर जो बीमारियां हैं, मूजी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। दूसरा, हम लोग एक्सरसाइज और जैसे आपने बताया इन सारी चीज़ों से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर लो ब्लड प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो जाते हैं, उसकी वजूहात के हवाले से भी हमें बताइएगा। लो ब्लड प्रेशर देखे, एक तो है ऑर्गेनिक, ठीक है, जो किसी वजह से कोई रीजन है उसकी, अच्छा, बंदा शौक में जा रहा है, हाँ। अंदर जो कोई उसकी कोई बीमारी है जिस वजह से जा रहा है, वो ब्लड प्रेशर डाउन कर रहा है, अदरवाइज ये होता नहीं। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, कि आपके अंदर ग्लाइसेमिक लेवल इतना कम हो गया है
कि आप भूखे हैं, ज्यादा देर भूखे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा। तो हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन से भी ज्यादा बुरा है। अच्छा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप करे तो वो भी आपके वाइटल जो सेंटर्स है, ऑर्गन्स है, हाइपोक्सिया उनको इफेक्ट देखे करेगा। ना। हाइपोक्सिया ये है कि अभी आपसे जिक्र मैंने किया था, अभी बरी वाला सारका देखा जी, जी। आपने, 3 रीजन थी उसकी। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन लेवल कम हो कम गया, हो गया। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बाद आप देखें यही ब्लड के साथ भी तल्लक है। ब्लड प्रेशर एक उसकी हेमोडायनेमिक्स रहेगी, वो उसकी मूवमेंट चलती रहेगी, तो ब्लड आपको न्यूट्रिशन भी देगा, ये ऑक्सीजन भी देगा। अगर यही नहीं मिलेगी तो टिश्यू डैमेज हो गया आप। ठीक है। तो लो भी बुरा है और हाइपर भी बुरा है। तो ये जो लो अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये क्या पैदाइशी भी हो सकता है या हाई ब्लड प्रेशर की तरह किसी भी उम्र में हमें हो रेयर सकता है? काज है, हम उसको कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। वो बहुत कम परसेंटेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फैमिलीज के अंदर चलती है। अच्छा। मसलन एक पैटर्नल साइड के ऊपर, मैटरनल साइड के ऊपर अगर हाइपरटेंसिव है तो लामुहल्ला वो जो बच्चा बच्चों में आएगी वो वो लेटर एज के ऊपर आफ्टर 40 वो बस्ट मूव करेगा उस शेल के अंदर, ठीक है। तो उसको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर बेस करता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करता है, ये आपके स्टाइल के ऊपर बेस करता है। तो इसकी अलामत क्या हो सकती है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं लो ब्लड प्रेशर के हवाले से? अगर मैं मैंने बताया वो तो आपको खुद फील हो जाता है ना किसी बंदे को, उसकी हिस्ट्री होती है साथ में। ठीक है। हिस्ट्री ये है, भूखा है तो लो हो सकता है, बीमारी है तो लो हो सकता है, ठीक है। तो उसको ये सारी बताता है आपको। हेडेक, आपकी डिसएसोसिएशन एनवायरनमेंट के साथ, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपके क्वेश्चन को परसीव कर रहा हूं, मुझे आपका क्वेश्चन समझना है, मेरे लिए मसला है कोई, तो बंदे को ये अलर्ट्स होते हैं ना, ठीक है। इंडिकेटर्स है, उनको बंदा खुद परसीव कर लेता है। खुद पता चल जाता है इंसान को कि हमारे जो जिस्म है कुछ क्या change आ रही है। चेंज आ रहा है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये इंसान को खुद ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है। डॉक्टर शाहिद मलिक, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात करते हैं कि जनाब किस तरह इसको हम लोग काबू में कर सकते हैं, वो चाहे लो हो या हाई हो। अपनी हेल्थ को आप लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है ताकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे मसले की जो हम सबका ही मसला बन चुका है। हम सब कहीं ना कहीं उससे ज़रूर मुतासर होते हैं और वो मसला है डिप्रेशन और एंजाइटी का। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली समाजी, मुआशी और माशरती मसाइल की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी की जो शरह है वो कई गुना बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये मसला बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। दुनिया भर में डिप्रेशन से बहुत से लोग मुतासर होते हैं जिसका आगाज 24 साल से कम उम्र में ही हो जाता है और ये उम्र तालीम, नौकरी और समाजी रिश्तों के लिए निहायत अहमियत भी रखती है और आलमी सतह पर तकरीबन 34% यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक मुल्क भर में 18 साल के कम उम्र नौजवानों में 17% को डिप्रेशन है जबकि 21% से ज़ायद इज़्तिराब का शिकार है। तो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले 42% नौजवानों को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो डिप्रेशन की वजूहात क्या है, इनसे कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर बिस्मा आपको खुश आमदीद कहती हूँ। Thank you so much, Moniba. I'm perfectly fine. आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बिस्मा, जिस तरह हम बात करें हैं आज डिप्रेशन और एंजाइटी की, इस पे जितनी बात की जाए ना मेरे ख्याल से वो कम है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पर जिसमें बताई थी नौजवान नस्ल में तेज़ी के साथ फैल रहा है। बहुत उदास हो जाते हैं वो। हमें सबसे पहले बताइए कि क्यों ये डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार वो होना शुरू हो गए इतनी जल्दी? पहली बात तो ये कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है ये ऑब्वियसली बड़े अरसे से चलता आ रहा है। हाँ।
लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एग्जैक्टली और बहुत सी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं जिसमें इसके स्टैटिस्टिक्स की रिमार्केबल इंक्रीज है। सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है जैसे इन स्टूडेंट पॉपुलेशन, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं बिकॉज बच्चे जो हैं आमतौर पे जो एडोलेसेंट एज में एंटर होते हैं या अर्ली एडल्टहुड एज में, जैसे आपने कहा कि 18 साल से ज़्यादा जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग, उनमें डिप्रेशन की रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि वो पहले से कुछ ट्रेट्स कैरी करते हुए आ रहे होते हैं जो कि ट्रीट नहीं की जाती हैं, जिनको डायग्नोज नहीं किया जाता है, जिनको प्रॉपर क्लिनिकल असिस्टेंस नहीं दी जाती है। अच्छा। और जब वो एडल्ट एज में एंटर होते हैं तो वो ऑलरेडी एक काफ़ी खौफनाक शेप इख्तियार कर चुका होता है। और जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेसर्स की नेचर फ़र्क होती जाती है। ठीक है। पढ़ाई का बर्डन बढ़ना शुरू हो जाता है, कंपटीशन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, पीयर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन जो एक अगर मॉडरेट स्टेज पे था तो वो अलार्मिंग स्टेज की तरफ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ द मेजर फैक्टर के एडोलेसेंट से एडल्ट में आते हुए डिप्रेशन की पीक जो है वो हाई क्यों हो जाती है। ये कुछ फैक्टर्स ये भी हैं और आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आजकल सोशल मीडिया से हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया जो नौजवान नस्ल है अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू हो गई वो हर किसी चीज जी को देखकर। बिल्कुल, उसकी वजह से डेफिनेटली उनको एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ तक एक चीज़ का फ़ायदा होता है ना वहाँ पे उसका नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सर्टेन डिस्ट्रक्टिव फीचर्स आल्सो व्हेन पीपल डू फॉलो सोशल मीडिया सो मच। और बच्चे जो हैं चूँकि उनके लिए तो एक सोशल मीडिया ही इस वक्त एक फोरम है जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सो दैट्स वाई it can play a very crucial role in the depression in the acceleration of depression in youth especially। लेकिन जिस तरह अभी मैं रिपोर्ट्स के वाले से बताई थी कि 42% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं, तो मुझे बताइए मतलब हमारे ज़माने में भी पढ़ाई होती थी, हम लोग भी पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, ठीक है, लेकिन इस तरह डिप्रेशन का शिकार नहीं होते थे। तो मुझे बताइए कि पढ़ाई अब बहुत ज़्यादा टफ हो गई है क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन का शिकार रहना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो एक और मसला है वो नशियात का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जिस दौर में पढ़ते थे उस दौर में इतना कंपटीशन नहीं होता था, और होता भी था तो दैट वाज अ हेल्दी कंपटीशन। अच्छा, आजकल जो है वो एक कहते हैं ना कि कैट एंड डॉग रेस लगी हुई है कि मैंने आगे जाना है और चाहे मुझे उसके लिए दूसरों का हक दबाना पड़े, उनको कुचल के आगे जाना पड़े। दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। सो दैट्स वाई इस डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन की वजह से बच्चों के अंदर एक कंपैरिजन का जब एलिमेंट आ जाता है और वो अपने एम्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी इस हद तक वो वायलेंट हो जाते हैं कि दे इवन कमिट सुसाइड और अपनी जान भी ले लेते हैं। अच्छा। इसी तरह आप न्यूज़ में देखते होंगे कि अक्सर जो है जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं और बच्चे जो है वो ग्रेड्स अचीव नहीं कर पाते जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो दे जस्ट एंड अप इन कमिटिंग सुसाइड। बिल्कुल ऐसे। सो दैट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिसको ना सिर्फ डायग्नोज करना ज़रूरी है बल्कि इसके साथ है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो क्या ट्रीटमेंट में इनिशियल स्टेजेस पे हमें बताइए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सिम्टम्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के, जिससे हमें पता चल जाए कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। अच्छा, डिप्रेशन जो है ना वो एक यूनिवर्सल टर्म है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिप्रेशन सिर्फ ये है कि एक लो मूड है या लो एक्टिविटी है। डिप्रेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। ओके, ठीक है। हमें सिर्फ ये एक मिसकंसेप्शन है कि किसी का अगर लो मूड है या उसको वो एक्टिव नहीं है, वो लोगों से आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, अपने आप में रहता है तो वो डिप्रेस्ड है। इसकी एक और फॉर्म भी होती है जिसको बाइपोलर कहते हैं, बाइपोलर डिप्रेशन, जिसमें एक एक्सट्रीम पे द पर्सन इज हैविंग लो मूड, लो एक्टिविटी लेवल, एंड ऑन द अदर हैंड इन अनदर फेस वो बिल्कुल एक्साइटेड फेस पे होता है। वो कलरफुल क्लोथ्स पहनेंगे, दे विल गो फॉर पार्टी, दे विल हैंग आउट विद फ्रेंड्स, और वो लगेगा नहीं कि आपको ये डिप्रेशन भी हो सकता है बिकॉज दैट इज अ बाइपोलर थिंग। ओके, तो इसके लिए सिम्टोमेटोलॉजी जो है उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि विच काइंड ऑफ डिप्रेशन द पर्सन इज हैविंग, सो दैट उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और थेरेपी जो है वो उसके हिसाब से फॉर्मुलेट की जाए। और कभी भी आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में अगर आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसका जो वियर्ड बिहेवियर है, जो कि लगता है कि उन सिम्टम्स की तरफ जा रहा है, जो डिप्रेशन की किसी भी काइंड की तरफ, तो डू रिकमेंड दैट पर्सन टू हैविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम सम साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आपकी इस एक
चीज़ की वजह से वो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो इसको कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़रूर आपको भी अपने इकदाम जो हैं वो ज़रूर देने चाहिए। तो मुझे बताइए कि आप जब ये साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू होते हैं डिप्रेशन के शिकार लोग, तो क्या उन थेरेपीज़ के बाद अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्या दोबारा वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? जी, उस टर्म को हमारी जो वोकेबलरी में उसमें रिलैप्स कहते हैं। ठीक है। कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम जो है, आपको बुखार भी तो कभी भी दोबारा हो सकता है, कोई स्टमक का इन्फेक्शन भी दोबारा हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम मेडिकल जो इलनेस है वो भी दोबारा हो सकती है। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका रिलैप्स हो सकता है। ओके। अगर सेम काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स दोबारा अकर कर रहे हो, ओके। सेम काइंड ऑफ कोई ट्रॉमा अकर किया हो, कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसने उसके उस प्रॉब्लम को ट्रिगर किया हो, तो रिलैप्स हो सकता है। तो फिर उससे किस तरह दोबारा उसे फिर सेशंस लेना शुरू करेंगे? उसको दोबारा से उस सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली वो पहले चूंकि एक तरह से ट्रेन हो चुका होता है काउंसलिंग करके, थेरेपी लेके, तो वो कुछ हद तक खुद भी उसके अंदर इंसाइट होती है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। ठीक है। और मुझे बताइए, जब हम लोग मेडिकेशंस पे डाल देते हैं, डॉक्टर्स अगर आप लोग मेडिकेशंस पे डाल देते हैं मरीज को, तो क्या फिर उसे सारी उम्र मेडिकेशन पे ही रहना पड़ता है? इस बारे में देखिए एक बहुत ही ट्रिकी किस्म का ये क्वेश्चन है। और इसका जवाब भी बड़ा ट्रिकी तरह से देना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली साइकाइट्रिस्ट जो हैं दे आर आल्सो वेरी रिस्पेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड दे नो कि उनको दवाई जो है वो कितने अरसे तक देनी है। exactly. इसमें साइकाइट्रिस्ट का इतना कसूर नहीं होता, इसमें पेशेंट का होता है। बिकॉज जब उसको दवाई दी जाती है और वो उसकी वजह से देखता है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ या बेहतर हो रहा, मेरा मूड अच्छा है, तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि आपने 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेनी मेडिसिन, तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करने की वजह से कहते हैं कि यही मेरा इलाज है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और ले लेना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। जब उसको छोड़ेंगे तो काफ़ी सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मुझे बताइए डॉक्टर बिस्मा कि उस बंदे के साथ साथ जो उसके साथ लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स, उसके बहन भाई, उसके दोस्त, उनकी काउंसलिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जो 7 लोग जुड़े होते हैं उनको केयर गिवर्स कहते हैं। Okay. वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं। उन सबको इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी होता है, जिसको आप फैमिली थेरेपी कहते हैं जी, जिसमें आप उनके साथ भी सेशंस करते हैं और उनको भी समझाया जाता है कि व्हाट दिस प्रॉब्लम इज़ अबाउट, क्योंकि हर इंसान की अवेयरनेस नहीं होती। Exactly. और उनको बताया जाता है कि अगर आपका जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। आपको बहुत ज़्यादा उसको पैम्परिंग नहीं करनी है। हम आमतौर पे कहते हैं कि अच्छा ये उदास है, इसको थोड़ा सा हम पैम्पर कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है हर एक बिहेवियर की। ठीक है। क्योंकि उसको अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर करेंगे तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फैमिली को काउंसिल करना ज़रूरी होता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स डू दे नीड टू फॉलो। ठीक है जी। डॉक्टर बिस्मा एजाज, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, यहाँ पर आई हैं। और डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, जिसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से हमने बात की है। तो आप लोग भी जनाब इधर उधर देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए। उनकी भी जान बचेगी और आप भी खुश रहेंगे और मुतमईन भी रहेंगे। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से। तो आज जिस बुक का रिव्यू हम आपको करवाने जा रहे हैं, मज़ामीनुल कुरान है उस बुक का नाम, और मुसन्निफ, शायर और अदीब अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इस किताब का तारुफ हमारे साथ करवाएंगे। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब, बताइए हमें। जी शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब है तलखीस मज़ामीनुल कुरान। ये मोहम्मद बशीर हलल साहब ने लिखी है। दरअसल तालीफ़ उन्होंने की है, उनकी एक सीरीज़ है हासिल मुताला। तो जो भी किताबें उनकी नज़र से गुज़रती हैं वो उसका हासिल बयान कर देते हैं, यानी समराइज़ कर देते हैं उसको। इन्होंने इसके अलावा ये मुताला, इस पे हम मज़ामीनुल कुरान की तरफ बाद में आते हैं। इन्होंने अल्लामा इकबाल की सफ़र हयात, उसका भी हासिल मुताला पेश किया। ज़िक्र हबीब है, सानिया करबला है। गोया इन्होंने एक मिशन रखा, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, फैसलाबाद के रहने वाले हैं। तो इन्होंने कोशिश ये की कि कुरान हकीम के जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो तमाम बयान कर दिए जाएँ सूरत ब सूरत। तो ये किताब उसी मेहनत का समर है। मैं आपको इसकी चीदा चीदा खूबसूरतियाँ वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। और इसके अलावा इसकी जो लिखाई छपाई में थोड़े से इक्का दुक्का प्रॉब्लम भी मेरी नज़र से गुजरे, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले इसकी तमाम अच्छाइयाँ वो अर्ज़ कर देता हूँ कि इन्होंने बहुत आसान ज़ुबान में बहुत अच्छे तरीके से कुरान हकीम की तमाम
सूरतों का खुलासा बयान कर दिया, और खुलासा बयान करने से पहले जहाँ सूरत का नाम लिखा हुआ है वहाँ फ़ौरन नीचे उसका सेंट्रल आइडिया वो भी पेश कर दिया, जिसको हम मरकज़ी ख्याल कहते हैं। तो गोया अगर सूरत पे एक पूरा मजमून डिस्कस हुआ है, उसको समराइज़ करके एक खुलासा और उसके बाद उसका मरकज़ी ख्याल, तो ये उन्होंने तरतीब रखी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उर्दू दान तबके के लिए कुरान हकीम को समझने में ये किताब एक कुंजी की हैसियत रखती है। मैं समझता हूँ इस पर बहुत सारा काम हुआ कुरान हकीम पे। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर असरार साहब ने तफसीर कुरान की मद में 3 दबिस्तानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक इस एक्सट्रीम पे हैं जो मुतजद्दीन हैं, मुतजद्दीन, दूसरे इस इंतहा पे हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, रासिखुल अकीदा, और तीसरा जो है वो दरमियान में है, जो समझ लें आपके मयाना रो है। मयाना रो में उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल आते हैं। इस तरफ जो जदीद तर्ज से कुरान हकीम की तफसीर करने वाले हैं, उनके जो सर ख्याल हैं वो हैं सर सैयद, और जो इस तरफ हैं वहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिसमें मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, और दीगर बुज़ुर्ग भी हैं जो ये कहते हैं कि कुरान हकीम की वही रूह बरकरार रहनी चाहिए जो कि कुरान हकीम यानी तर्जुमे में और तफसीर में वही रूह बरकरार रहनी चाहिए जो कि कुरान हकीम की ओरिजिनली है। तो एक मुझे इससे पहले कि मैं इसकी एक चीज़ आपको सुनाऊं, मुझे याद आया कि बुज़ुर्ग ये कहते थे कि कुरान हकीम उतरा तो अरब में है, लेकिन उसको पढ़ा मिस्र में गया और समझा हिंदुस्तान पाकिस्तान में गया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बकौल डॉक्टर साहब, कुरान हकीम की तफासिर जितनी इस खित्ते में पिछले 150 साल में लिखी गई, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं लिखी गई। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का काम था, उनसे आगाज़ होता है और उसके बाद फिर ये मुसलसल जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, फ़ारसी से फिर उर्दू, फिर इलाकाई ज़ुबानों में इसके तर्जमे होते चले गए, मंजूम तराजुम भी होते चले गए। मुझे शरीफ कुंजाई साहब के तराजुम याद आ रहे हैं कि क्या अच्छे उन्होंने पंजाबी में भी तर्जुमा किया। इनकी किताब का एक नमूने के तौर पर ये सूरह हुजरात के बारे में इन्होंने लिखा कि हुजरा रिहाइश गाह को कहते हैं। ये सूरह 9 हिजरी में नाजिल हुई जब बेशुमार कबाइल मदीना में आकर मुसलमान हो रहे थे। ये सब करने के बाद उन्होंने जो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने पॉइंट वाइज समरी लिखी है। उन्होंने कहा कि सूरह हुजरात में 10 मुआशरती अहकाम बिलसराहत बयान किए गए हैं। नंबर 1, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हमेशा मलूज़ खातर रखें। नंबर 2, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आने तक अपने तौर पे कोई फ़ैसला ना करें, यानी कदम आगे ना बढ़ाएं। फिर तीसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करें। फिर चौथा है आपको गली में खड़े होकर ऐसे मत पुकारें जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। पाँचवां, और बड़ा क्या अच्छा है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत न करे। छठा है कि एक दूसरे का तमस्खुर न उड़ाया करें। सातवां, ताना न दिया करें। और आठवां, एक दूसरे की तौहीन न किया करें। नवां, किसी का नाम न बिगाड़ें, बदगुमानी न किया करें। और 10वां, दूसरे की कमज़ोरियों या बुराई की टो लगाने की कोशिश न किया करें। ये वो सुनहरे उसूल हैं जिन पे अमल करके हमारा मुआशरा एक आइडियल मुआशरा बन सकता है, और एक सूरत में ये है। तो ये एक खूबसूरती है, ये हुस्न है इनके खुलासा करने का कि इन्होंने पॉइंट वाइज बयान कर दिया है। आखिर पे मैं सिर्फ इतना सा अर्ज़ करता चलूँ कि इतने खूबसूरत आर्ट पेपर पे छपी हुई ये किताब है दबिस्तान फ़िक्र इकबाल। ये चनाब मार्केट मदीना टाउन फैसलाबाद से शाया हुई है। जनाब, बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत किताब है, और मज़ामीनुल कुरान जिसका तारुफ आज हमसे अहमद हमाद साहब ने करवाया है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस खूबसूरत किताब के साथ हमारा तारुफ कराया है। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए खेल और खिलाड़ी की। तो हर इलाके के कुछ अपने खेल होते हैं जो उस इलाके की सकाफत और नौजवानों के शौक का इजहार करते हैं। और इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पहलवानी और देसी कुश्ती, जिसकी जदीद शक्ल अब रेसलिंग इख्तियार कर चुकी है, पंजाब की शान समझी जाती है, जो गुज़श्ता 400 सालों से पुरानी रिवायत भी है हमारी। और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, इस खेल में जिद्दत आती जा रही है। कुश्ती जो एक कभी अखाड़ों में खेली जाती थी, अब मॉडर्न और जदीद रिंग में खेली जाती है।
मड रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग, बीच रेसलिंग नौजवानों में तेजी के साथ मकबूल होती जा रही है। और आज हमारे साथ भी ऐसे ही कम उम्र रेसलर्स मौजूद हैं जो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नेशनल चैंपियन है और हाल ही में होने वाले मुकाबलों में गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं। और उनका ये सफ़र कैसा शुरू हुआ, आगे के क्या प्लान्स हैं उनके, प्रैक्टिस कैसे की जाती है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शरीफ ताहिर हैं जो 74 kg कैटेगरी में शेर लाहौर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं हसन अली जो 57 kg कैटेगरी में शेर लाहौर हैं। तो मैं हसन आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और शरीफ मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने टाइटल अपने नाम किया है। दूसरा मुझे बताइए, अगर स्टार्ट करूँ तो मुझे आप बताइए ताहिर कि कैसे स्टार्ट किया, कैसे शौक हुआ रेसलिंग करने का? बेसिकली मेरे वाला साहब एक बड़े रेसलर हैं, इंटरनेशनल रेसलर हैं, साथ में सैफ गेमिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और बेशुमार गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके बाद नेशनल इंटरनेशनल तो शेर लाहौर भी हैं, उनका नाम ताहिर सईद है और नन्ना पाना के नाम से मशहूर हैं वो, ठीक है, मर्ड रेसलिंग में। तो मुझे अपने वाला साहब को देखकर ये शौक पड़ा कि यार नहीं, मैंने भी बड़े हो के अपने वाला साहब की तरह रेसलर बनना पड़ा, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह। मैं बड़ी मतलब बचपन से आप अपने वाले साहब को देख रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, और उनको देखते देखते ही आपको भी शौक आ गया कि मैंने भी रेसलिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है हसन, मुझे आप बताइए आपने कब से ये स्टार्ट किया? आप अभी भी छोटी उम्र के ही हैं, लेकिन कब से आपने रेसलिंग स्टार्ट की, किसको देख के स्टार्ट की? मेरे चाचू हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल हैं। अच्छा। और मैं उन्हें देखता था छोटे होते, वो बड़ी अच्छी फाइट करते थे और मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ सकूँ। और फिर मैं अपने चाचू के पास गया, मैंने बताया कि मुझे भी शौक है। फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता रेसलिंग सिखाई। अच्छा। मुझे आ गई तो फिर अब मैं शेर लाहौर हो गया। मेरा ख्वाब है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ सकूं। इंशाल्लाह आपका ये ख्वाब आप जरूर पूरा करेंगे। लेकिन अभी मुझे बताइए, अभी तक कितने आप मुकाबले जीत चुके हैं या कितने मुकाबलों में अभी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? अभी मैं शेर लाहौर हूँ, अंडर 16 का भी गोल्ड मेडल हूँ, ठीक है, और नेशनल में भी मैं ब्राउन मेडल हूँ और मजीद कोशिश करूँगी और मुकाबलों में जाके मैं मेडल हासिल कर सकूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही। शरीफ आप मुझे बताइए कितने कॉम्पिटिशन्स में भी आप हिस्सा ले चुके हैं? मैंने अंडर 18 गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटर कॉलेजिएट गोल्ड मेडलिस्ट, इंटर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का ट्रायल्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। साथ में अब कॉमनवेल्थ रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। शेर लाहौर हूँ और इसके बरकत जूडो में भी मेरी पार्टिसिपेशन है, उसमें भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, और नेशनल चैंपियन हूँ वहाँ पे भी। तो अभी तक मेरी यही अचीवमेंट है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ और उनका पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूँ वहाँ पे। इंशाल्लाह आप करेंगे। तो मुझे बताइए कि अभी तक कौन सा जो आपको बहुत ज़्यादा टफ आपका लगा हो कि आपने कंपटीशन में, और बहुत चैलेंजिंग हो वो कंपटीशन आपके? वो मेरा चैलेंजिंग कंपटीशन है, वो कॉमनवेल्थ के ट्रायल्स थे, तो मेरे से काफ़ी सीनियर्स प्लेयर थे। अच्छा। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। मेरे कोच मेरे पास आए, वो कहते हैं कि डरो मत, ये तो खेल है, जंग लग चुकी है, आपने लड़ना ही है, मतलब मुकाबला देख के डरोगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो वो मेरे लिए बेस्ट मोटिवेटर है मेरे कोच। ठीक। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैं वो पॉइंट मैंने ऐसे लड़ा, काफ़ी पॉइंट से मैं हार रहा था, बट मैंने हार नहीं मानी, तो मैं फिर फाइट करी। तो जब मैं स्ट्रगलिंग के बाद जब मैं पॉइंट लिए तो जीता। वो मैं समझता हूँ मेरे लिए वो सबसे ज्यादा टफ भी थी और आपने कोशिश भी की और आपने हराया भी उस चीज को। हसन, आपको कुछ याद है, कोई ऐसी फाइट हो जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगी हो, बहुत टफ लगी हो? नहीं, मेरी कोई अभी ऐसे कोई भी नहीं आपको लगी? तो आप तैयार हो, मेंटली तैयार हो, आगे कोई ऐसी चीज आएगी, कोई बहुत चैलेंजिंग सीन आएगा रेसलिंग के अंदर, तो मैं उसको मात दे दूंगा? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी बड़ा हो के ओलंपिक के जब ट्रायल हो तो मेरे दिल में कोई डर ना हो, और जब मेरी फाइट हो तो मैं सोचूं कि मैंने सराहना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके। जरूर जरूर। तो कितनी देर हसन आप प्रैक्टिस करते हो रोजाना? मैं सुबह उठता है, पहले हम मुरब्बा खाते हैं, मक्खन, पानी, दूध, अच्छा, मलाई वगैरह खा के फिर हम खाड़े जाते हैं, खड़ा होते हैं, फिर जिम जाते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, फिजिकल जो सी ट्रेनिंग है वो करते हैं, फिर शाम के टाइम जाते हैं वहाँ पे मैट पे जोर वगैरह करते हैं, फिर 500 दूरा लगाते हैं, फिर बाद में घर जाके दूध पी के फिर सो जाते हैं। मतलब ये पूरे दिन की रूटीन होती है जो आपने लाजमी करनी है। तो आपकी भी यही रूटीन होती है सारी? कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, आपको ज्यादा करनी पड़ती है?
नहीं, बेसिकली जो कैडेट लेवल होता है वो कैडेट के हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं कोच। अच्छा। जो जूनियर या सीनियर लेवल होता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान्स वगैरह बनते हैं, स्केड्यूल्स बनते हैं। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्लान है वो मैं एक दिन में, अगर मैंने चैंपियन बनना है तो मुझे एक दिन में 4 घंटे ट्रेनिंग लाजमी करनी पड़ेगी। तो वो 4 घंटे आप चाहे सुबह 4 घंटे कर लें, चाहे डिवाइड कर लें, 2 सुबह कर लें, 2 शाम कर लें। ठीक है। तो इसी तरह हम भी ट्रेनिंग ऐसी करते हैं, 2 बजे 2 घंटे तकरीबन सुबह ट्रेनिंग करते हैं। वो सुबह जो ट्रेनिंग होती है वो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से होती है, खारा जिसमें खारा गोड़ते हैं, जिम करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, रस्सा वगैरह चढ़ते हैं। और जो शाम को होते हैं वो हमारी कंपटीशन फाइट होती हैं, हम स्किल्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। तो वो सब प्रोसीजर के बाद जब हम थक जाते हैं तो फिर हम अपना फटीक लेवल दूर करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करते हैं, साथ में स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। तो रिलैक्स होकर फिर घर जाते हैं और सो जाते हैं। तो आपकी डाइट क्या होती है, क्या क्या खाते हैं आप? डाइट डिपेंड करता है, अगर हम ओवर वेट हैं, वेट अगर हमने गेन किया हुआ है तो हम वेट लूज कर रहे हैं तो डाइट चेंज हो जाती है। अगर वेट हमने मेंटेन रखा हुआ है, डाइट चेंज है, तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो मुरब्बा वगैरह, मक्खन वगैरह खा के खारे जाते हैं, खारा घोटते हैं, मेहनत लगाते हैं, रस्सा वगैरह चढ़ते हैं, जिम जाते हैं, जिम से वापस जब घर आते हैं दूध वगैरह पीते हैं। अच्छा। और सो जाते हैं। फिर शाम को जब हम उठते हैं ट्रेनिंग के लिए, दोबारा जाते हैं फाइट्स वगैरह के लिए, तब हम कोई डाइट नहीं लेते हैं पहले। उसके बाद जब ट्रेनिंग के बाद आते हैं फौरी डाइट लेते हैं, अपनी रिकवरी ड्रिंक्स लेते हैं, वो पी के फिर जो भी हमने फर्दर जो काम करना होता है वो करते हैं। मतलब साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप लोगों ने खासतौर पर मेंटेन रखना है। तो मुझे बताइए हसन, शेर लाहौर बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ी? पहले शेर लाहौर हुआ था। हाँ। तो उसमें मैं हार गया था, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में शौक पैदा हो गया कि मैंने अब अगला शेर लाहौर जीतना है। अच्छा। तो फिर मैं सुबह ज्यादा मेहनत की होगी आपने? सुबह शाम ज्यादा मेहनत की ताकि मैं शेर लाहौर जीत सकूं। अब देख ले मैं शेर लाहौर जीत भी हाँ, देखा ना आपने, ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप वो चीज अचीव भी कर सकते हैं। तो शरीफ ताहिर, आप भी ये मुझे बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एजाज है कि आप शेर लाहौर कहलाते हैं इतनी सी उम्र में, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज को अचीव करने के लिए? देखिए, अगर हमने कोई अचीवमेंट हासिल करनी है उसके लिए तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो मेरी ये फर्स्ट अचीवमेंट थी। मेरे बाबा भी मुझे यही कह रहे थे कि यार ध्यान से लड़ना, के बहुत बड़ा नाम है, टाइटल है, आपने विन करके आना है। तो मैं कहा आप उम्मीद रखें मेरे पे, मैं इंशाल्लाह विन करके लाऊंगा। तो मैं ये समझ रहा था जो सीनियर्स वगैरह के साथ मेरा हुआ, तो वो मैं यही समझ के मैदान में उतरा कि यार ये मेरा लेवल नहीं है। अच्छा। मैंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है, तो ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है, तो ये मेरा लेवल नहीं है। तो मैं ये सोच के उतरा, तो मैंने शेर लाहौर विन कर दी। और वो आप विन करके आ गए। मुझे बताइए, कुश्ती के हवाले से अगर देखा जाए तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, या और ज़्यादा होनी चाहिए? पाकिस्तान में देखा जाए तो स्पोर्ट्स लेवल बहुत डाउन जा रहा है इस टाइम। अच्छा। स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है। पाकिस्तान में मैक्सिमम भी 1 से 2 ग्राउंड्स हैं, इतना वर्किंग भी नहीं करते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स को देखा जाए, रेसलिंग को देखा जाए तो रेसलिंग के ऊपर जो पुराने दौर में अखाड़े हर गली मोहल्ले में अखाड़े होते थे, हाँ। तो अब हर गली मोहल्ले में अखाड़े देखने को नहीं मिलते। तो मैं यही अखाड़े क्या, मैदान भी देखने को नहीं मिल रहा अब। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप एक्चुअली हमारे लिए कोई स्पोर्ट्स हॉल भी अरेंज करें जो कि हमारे फैसिलिटेटेड हो हमारे लिए, ताकि हम बाहर जब जाएं हमें ये खौफ ना हो कि यार हम ट्रेनिंग करके नहीं आए हुए। तो अभी आप जैसे अगर आपने बाहर जाके बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आपने जाके खेलना है इंटरनेशनली, तो उस हवाले से ट्रेनिंग आप लोग कर रहे होते हैं, ट्रेनर्स मौजूद हैं आप लोगों के पास? देखिए, जो मेरे कोच हैं फरीद अली नाम है उनका, तो वो पाकिस्तान के इस टाइम बेस्ट कोच चल रहे हैं। यानी कि बेस्ट कोच से मुराद है उनके पास US से डिग्री है कोचिंग की, तो वो US से कोचिंग वगैरह सीख के आए हैं। तो वो फिलहाल तो वो यही है, पर वो उनकी ज़ुबानी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना फैसिलिटेशन, तब तक एक स्पोर्ट्समैन नहीं कर हो सकता फैसिलिटेट जब तक उसके पास कोई फैसिलिटेशन का सामान ना हो। तो हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे ट्रेन हो सकते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट से यही अपील जैसे लड़के भी कर रहे थे जो यंगस्टर्स हैं कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, अखाड़े बनाए जाएं, हमारे लिए जो मैदान है वो बनाए जाएं, ताकि हमारी स्पोर्ट्स को है उसको हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, बाहर लेकर आएँ, बच्चों में लेकर आएँ, उनका टैलेंट जो है उनको सामने और लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ मोहम्मद शरीफ ताहिर मौजूद थे, हसन अली मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप लोग मेहनत करते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से। तो जनाब आयमा बेग किसी ना किसी वजह से खबरों में इन रहती ही हैं और आजकल अपने टैक्सीज की अदम अदायगी की वजह से खबरों की जीनत बनी हुई है और उनके खिलाफ FBI ने टैक्स चोरी के इल्जामात के तहत कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है और उसका आगाज करते हुए बैंक अकाउंट्स भी उनके मुंजमद कर दिए गए। लेकिन आयमा बेग छुपी रुस्तम निकली है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज होने से पहले ही उनमें से 2.5 करोड़ रुपए की रकम निकलवा कर अकाउंट्स खाली कर दिए थे। और आपको ये भी बताते चले इसका बैकग्राउंड क्या है कि आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में FBR के 8.5 करोड़ की नादहिंदा है। इस वक्त FBR ने आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर रखी है और उन्होंने 2018 से 2020 तक इनकम टैक्स अदा नहीं किया है। लेकिन जनाब टैक्स अदा करना हम सबका कौमी फरीज़ा है और यकीनन आयमा बेग को भी अपना जो ये फ़र्ज़ है ये पूरा करना पड़ेगा और हम सबका ये फ़र्ज़ है जो हमें अपना पूरा करना और टैक्स अदा करना है टाइमली। अब आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें तो अदाकारा और मेज़बान नादिया खान ने अनीसा फारूकी से उनके मेकअप के बारे में सवालात पूछे थे, जिस पर उनकी बेटी शर्मिला फारूकी ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम अब नादिया खान का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर नादिया खान ने एक वीडियो वायरल हो चुकी थी जिसमें सबूर अली की शादी में नादिया खान शर्मिला फारूकी की वालिदा अनीसा फारूकी से उनके मेकअप के बारे में पूछती हुई नजर आई हैं हमें और शर्मिला फारूकी ने उनके खिलाफ अब साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करने का भी ऐलान किया है। ताहम नादिया खान ने शर्मिला फारूकी के ऐसे रवैये पर उनको मुखातिब करते हुए कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई गलत काम किया है, मुझसे इस लहजे में बात हरगिज नहीं करें, ऐसा कहना था नादिया खान का। और आपको ये भी बताऊं कि नादिया खान ने अनीसा फारूकी से पूछा था सबूर की शादी पे कि आपका मेकअप कौन करता है और आपके जो ड्रेसेस हैं वो किसकी पसंद के होते हैं, तो जिस पर अनीसा फारूकी ने अपनी बेटी शर्मिला फारूकी का नाम लिया था और अब जो वो वीडियो थी काफ़ी वायरल हो चुकी थी और अब शर्मिला फारूकी ने कहा है कि उनके खिलाफ मैं शिकायत दर्ज कराऊंगी साइबर क्राइम में। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस सर्द जंग का जो नतीजा है वो क्या निकलता है। एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है जो बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए कि आज से दुबई एक्सपो में पाकिस्तान फिल्म वीक का इनेकाद हो रहा है, जहां पाकिस्तान में बनने वाली 11 फिल्में दिखाई जाएंगी। पाकिस्तान फिल्म वीक में दिखाई जाने वाली जो फिल्में हैं उसमें तीफा इन ट्रबल है, लोड वेडिंग है, पड़े हट लव है, एक्टर इन लॉ है, परवाज है जुनून, ये सारी जो फिल्म्स हैं इसमें शामिल हैं। और इस बात का ऐलान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया है और इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि इस साल फिल्मों की बहाली का साल साबित होगा और इस सिलसिले में PTV में अलहदा से फिल्म डिवीजन भी कायम किया गया है। तो जनाब ये एक हम सब के लिए एक खुश आइंद बात है और उम्मीद करते हैं कि रवा साल जो है पाकिस्तानी फिल्मों के लिए एक बेहतर साल साबित हो जाए। तो इसी नोट पे मुझे आपसे इजाज़त लेनी है। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है और ख़ास तौर पर कोरोना से भी आप लोगों ने बचना और SOPs का भी ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।